किसी भी जिले का विकास हो, इसके लिए बेहद जरूरी है कि वहां की जो तमाम छोटी छोटी इकाइयां हैं वहां का भी विकास हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो और जिले का विकास हो। पहला जो पायदान है, पहली जो सीढ़ी है, उसकी देखरेख करता है वहां का जो सीडीओ होता है। तो अभी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी आजमगढ़ के सीडीओ श्री परीक्षित खटाना जी को। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब आजमगढ़ के विकास की बात करेंगे, आजमगढ़ के ही सीडीओ से। सर, आपको करीब 2.5 साल हो गए हैं आजमगढ़ की अगर हम बात करें, बतौर सीडीओ आप यहाँ पर हैं। आजमगढ़ में वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो आजमगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आजमगढ़ की अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसा अभी पूर्व में भी जो डीएम सर ने कहा कि हम लोगों के यहाँ जो कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो स्कोप है, उसमें सबसे अधिक स्कोप हमारे यहाँ एमएसएमई में है। जो माइक्रो और स्मॉल जो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनमें सबसे अधिक स्कोप होता है। एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ काम हुआ है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद, अयोध्या एयरपोर्ट, बनारस एयरपोर्ट स्थापित हो जाने के बाद बड़े इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से इंटरेस्टेड रहे हैं। बट जो मुख्य तौर पे यदि हम यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं वो यहाँ की बैकबोन बन सकते हैं। एक दूसरा सेक्टर हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर में एलाइड सेक्टर जो है, या आप कह सकते हैं कि जो हम लोगों के यहाँ वैल्यू एडिशन होता है किसी भी सेक्टर में, जैसे फूड प्रोसेसिंग हुआ। जैसे आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष भी हो रहा है कि पिछले वर्षों में हमारे यहाँ जो फिशरीज है उसमें प्रोडक्शन लगभग दूसरे या पहले पायदान पे आजमगढ़ पूरे प्रदेश में रहा है। उसी प्रकार हमारे यहाँ जो पोल्ट्री का स्कोप है, पोल्ट्री फार्म्स जो स्थापित हुए हैं, एग प्रोडक्शन सबसे अधिक आजमगढ़ का है पूरे पूर्वांचल में। तो इस प्रकार के जो हम लोगों के सेक्टर हैं, और जैसे ओडीओपी भी हुआ, दैट विल कम अंडर एमएसएमई ऑल्सो, बट ओडीओपी यहाँ पे मुबारकपुर में जो रेशमी साड़ी है, निजामाबाद में जो ब्लैक पॉटरी है, वहाँ भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। और इन्हीं सब सेक्टर्स में यदि हम निरंतर फोकस करते हैं तो यहाँ की इकोनॉमी के रीढ़ बनेंगे। सर, आपके बारे में हमने काफी रिसर्च की है। एक चीज जो आपके बारे में मशहूर है वो ये है कि इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनाने में आप माहिर हैं। मार्केट विद इन मार्केट। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि परीक्षित खटाना जी के लिए जोरदार तालियां बजाई जाएं, क्योंकि जो काम आपने ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए किया है वो गोधन संकल्प योजना है। बताएं जरा इसके बारे में। जी, इसका बेसिकली आइडिया हम लोगों को जब हम फील्ड पे, हम और हमारी जो टीम थी वो गई, जो हमारा यहाँ पे जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन की जो इकाई है, उसके माध्यम से हम लोगों को कुछ ऐसा सेक्टर पिकअप करना था जिसमें हम लोगों की जो दीदियाँ हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, हम उनको कुछ रोजगार प्रदान कर सके। साथ के साथ हम चाहते थे कि उससे जो हम लोगों की जो गौशालाएं हैं उसको हम जोड़ें। तो इसी अभियान में जो निरंतर फील्ड से हमने फीडबैक किया, एक स्ट्रेटेजी इनिशियली बनाई, तो हम लोगों को ये समझ में आया कि यदि हम क्योंकि आपको सबको पता होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून में वृक्षारोपण का टारगेट प्राप्त होता है और सभी जनपदों में वृक्षारोपण होता भी है। उसी क्रम में हम लोगों ने जो यहाँ की दीदियाँ थी उनमें से हमने 123 समूह पिकअप किए, जिसमें लगभग 350 जो सदस्य दीदियाँ जुड़ी हुई थी। उन समूहों के माध्यम से हम लोगों ने उनको जो लो कॉस्ट सोल्यूशंस होते हैं, जैसे वर्मी शीट्स होते हैं, वर्मी बैग्स होते हैं, वो प्रोवाइड करवाए। और गौशाला में जनरेट होने वाला जो गोबर है उसी को यूज करते हुए अर्थवॉर्म्स के थ्रू, केंचुओं के थ्रू वर्मी कंपोस्ट की खाद तैयार की गई। और सभी यहाँ की गौशालाओं से हमने ग्राम पंचायतों को मैप किया। इसमें मैं अपनी टीम के साथ साथ जो हमारे यहाँ के प्रधानगण है, जो सबसे छोटी जो सरकार होते हैं उसके जो मुखिया है, उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत खुले मन से इस पहल का स्वागत किया और प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य योजना बनाई ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके। और उन दीदियों को डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में पेमेंट हुआ थ्रू पीएफएमएस।
इसमें कोई कैश का लेन देन नहीं हुआ, दीदी के खाते में सीधा पैसा जाता है। ग्राम पंचायत प्रति पौधे 1 किलो के हिसाब से वहां से खाद खरीदती है। और यदि मैं इसको नंबर्स के टर्म्स में बताऊं तो ऑलरेडी 2.70 मतलब 2,70,00,000 का पेमेंट हम लोगों ने बुक कर लिया है, जिसमें से 15 लाख ऑलरेडी दीदियों के खातों में जा चुका है, और आगे भी हम इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। सर, इसमें 2 काम हो रहे हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी हैं। पहला तो ये कि इलाके की ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर हो रही हैं, उन्हें एक बाजार भी मिल रहा है। दूसरा, पैसे का सर्कुलेशन जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। अब इसमें ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं, ये आपसे जरा समझेंगे। देखिए, इसके पीछे जो बेसिक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत होता है, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में हम सब लोगों ने अपने स्कूल्स में पढ़ा है कि पैसा एक जगह यदि जनरेट होता है तो उसका जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने इसमें कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज नहीं किए। समूह को सरकार द्वारा प्रति वर्ष CIF का पैसा दिया जाता है एक समूह को एक बार में। उसके बाद ग्राम पंचायतों को भी उनके 15th और 5th फाइनेंस कमीशन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को भी पैसा प्रदान किया जाता है। हमने उसी पैसे को यूज करते हुए, ताकि दीदी पे समूह की जो हमारी महिलाएं हैं उस पर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, उसी को यूज करते हुए उसको हमने सामान दिलवाया। ग्राम पंचायतों के पैसे को यूज करते हुए उसको पेमेंट करवाई। और सबसे अच्छा इम्पैक्ट इसका जो होगा वो ये होगा, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो होता है नॉर्मल कंपोस्ट के मुकाबले उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है, जो पौधों को चाहिए होता है, उसमें अत्यधिक होती है, काफी ज्यादा होती है, इनफैक्ट डबल से भी ज्यादा होती है। तो जैसा आप देख रहे हो आजकल गर्मी का इतना ज्यादा बढ़ जाना या क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है वो भी इससे, क्योंकि पौधों का सर्वाइवल हमारा जब सुनिश्चित होगा तो उसमें भी पौधों की भी जो सर्वाइवल है वो बढ़ेगा। दीदी के अकाउंट में ऑलरेडी पैसा जा रहा है, वो अपने बच्चों की एजुकेशन और स्वास्थ्य पे खर्च कर पाएगी। उसी प्रकार जो ग्राम प्रधान है उनको भी कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अपने गांव में देने का एक मौका मिला है। तो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है सर, आपकी जो ये पहल है कई मायने में शानदार है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा है, महिलाओं को भी फायदा है, और सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि इससे जो रासायनिक खेती की बात हो रही है उसे छोड़कर ऑर्गेनिक खेती की ओर भी जो लोग हैं वो मुड़ेंगे, क्योंकि रासायनिक खाद डालने से भी, जैसे कि आपने जिक्र किया है, नुकसान भी काफी होता है। जी, और इसमें मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगा कि हम लोगों को जब ग्राउंड पे हम लोग जाते हैं तो दीदियां इतनी इसमें ज्यादा मोटिवेटेड है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब उसके पैसे में जब उसके खाते में जब पैसा जाना स्टार्ट हुआ तो कुछ उनके अपने बच्चे जो अदर सेक्टर्स में एजुकेटेड है बट समहाउ वो लोग उस सेक्टर का काम नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग आए, क्योंकि एक जो जैसा मैंने कहा एक डोमिनो इम्पैक्ट होता है किसी भी चीज का। तो जब उसको लगा कि इसमें पैसा आना शुरू हुआ है तो उसने जो उसको अपने प्रधान जी को खाद बेचना था वो तो उसने बेचा ही, साथ के साथ जो इंडिविजुअल किसान भी है उस क्षेत्र के उससे भी उसने जुड़ा। और जब किसानों को भी ये लगा कि इसके ज्यादा फायदे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है, सबको पता है साइंटिफिकली जो अपर मोस्ट लेयर है, यदि आप उसमें ज्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करते हो तो उसमें सेलिनेशन भी होता है, उसकी जो फर्टिलिटी है विद इन मतलब प्रोग्रेसिवली वो डिक्लाइन होना शुरू होती है। कुछ समय तो आपको फायदा लगता है लेकिन बाद में वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। ये एक तरीके का सॉइल का फिक्सेशन भी है। जब आप वर्मी कंपोस्ट यूज करते हो तो जो मॉइस्चर रिटेंशन है, जैसा मैंने न्यूट्रिशन के विषय में आपको बताया, जो मॉइस्चर भी रिटेंशन है वो सॉइल का बढ़ जाता है, तो किसान को पानी भी कम देना पड़ता है और उसकी जो उर्वरकता है, जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो भी बढ़ जाती है। सर, आपकी एक और पहल है जिसको पूरे प्रदेश में मुझे लगता है कि मॉडल बना देना चाहिए, गांव बाजार, लाइवलीहुड ऑन व्हील्स। महिला सशक्तिकरण का ये सबसे मजबूत मॉडल है। इसमें कितनी तेजी आई है अगर गांव की इकोनॉमी की बात करें, और क्या जो बदलाव है वो दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये भी हम लोगों ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत ही इस मुहिम की भी यहाँ पे शुरुआत की, और जिसका मैं पूर्णतः क्रेडिट अपनी टीम को देना चाहूंगा। या उन्हीं की मेहनत का जो है प्रतिफल रहा कि हम लोगों को इसमें कामयाबी मिली। फर्स्ट फेज में हमने यहाँ की 250 ऐसी दीदियां थी जिनको चिन्हित किया, और हम लोगों के जो ग्रामीण बाजार है और सेमी अर्बन ऑलमोस्ट है, वो ग्रामीण क्षेत्र बट नगरीय जैसा उनका स्वरूप हो चुका है।
उन बाजारों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उन बाजारों में ऐसी दीदियों को हम लोगों ने पिकअप किया जो अपना स्वयं का काम करने की इच्छुक थी, और उनको हमने एक मॉडल कार्ट या ठेला, जिसको आप शुद्ध हिंदी भाषा में बोलते हैं, वो उनको प्रोवाइड किया, जिससे सबसे अच्छा इम्पैक्ट ये हुआ कि एक तो जो सेंस ऑफ ओनरशिप उसके अंदर दीदी के अंदर आई, कि उनको ये लगा कि वो किसी न किसी उद्यम की वो स्वयं मालकिन बन सकती हैं। दूसरा, जब ग्रामीण बाजार में वो खड़ी होती हैं तो एक जो लिक्विडिटी डेली की जो मार्केट की होती है वो उसे प्राप्त होती है, कि अधिकतर जैसे उदाहरणतः जो हमारा सठियाव बाजार है, रानी की सराय बाजार है, उसमें हमारी एक दीदी जलेबी की दुकान किया करती थी, मतलब एक ठेला ही लगाती थी, बट उसका स्वरूप वैसा नहीं था जैसा हमने उसको उनको डिजाइन करके राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत दिया। उनसे जब मैंने इनफॉर्मली वार्ता की तो उन्होंने बताया कि साहब 400-500 रुपए में कमाती थी, लेकिन जब इसके अंदर मुझे मेरा एक अट्रैक्टिव लोग कार्ड देखते हैं और आते हैं मेरे पास, उनको राष्ट्रीय आजीविका मिशन लिखा हुआ दिखाई देता है, तो ये इनकम बढ़कर के मेरी 1000 से 1200 हो गई प्रतिदिन, तो लगभग दुगने का उन्हें मुनाफा हुआ। तो जब हम इसको मंथली टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग महीने का वो 25 से 30 हजार रुपए आसानी से कमाती है। जैसा मैंने इनिशियली कहा कि जब एक महिला कोई सेविंग करती है या उसके अकाउंट में सीधा पैसे जाता है तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो अपने बच्चे की हेल्थ और एजुकेशन पे होगा। इसको शायद हम आज क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्गर टर्म्स में जब उसका बच्चा पढ़ेगा या स्वस्थ रहेगा तो उसका जो फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर कहीं अत्यधिक और अच्छा प्रभाव उसका पड़ेगा। सर, यूपी की इकोनॉमी की मजबूती का जो मुख्य आधार है वो खेती है। पूर्वांचल में बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ छोटी जोत के किसान हैं। चुनौती ये है कि यहाँ पर क्रॉप डाइवर्जन यानी परंपरागत फसलों के अलावा बाकी फसलों की ओर मोड़ना, क्योंकि यहाँ का लैंडस्केप बहुत अलग है, कहीं पानी ठीक है तो कहीं कम है। इसको लेकर क्या कर सकते हैं? देखिए, आपने एकदम सही बात कही कि बिकॉज पॉपुलेशन डेंसिटी अत्यधिक होने की वजह से थ्रू जनरेशंस यहाँ की जो लैंड होल्डिंग का साइज है वो बहुत कम हो गया है। इनफैक्ट 80 से प्रतिशत जो किसान हैं आपके, जिनको हम स्मॉल या मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स बोलेंगे, उस कैटेगरी में आते हैं। इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन दो है जो अन्य जगह भी ट्राई हुआ है, कि एक तो जो हम लोगों की कृषि की जो टेक्निक है उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, और पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने यहाँ पे प्रयास किया है, जो आंकड़ों से भी सिद्ध होता है कि वो सफल हुआ है। हमने यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का प्रयास किया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 22-23 में यहाँ लगभग 15,000 हेक्टेयर के आसपास, उससे पूर्व का यदि एक वर्ष और पहले का देखें तो मात्र 2600 हेक्टेयर सरसों की बुआई इस जनपद में होती थी। लेकिन जब हम लोगों ने, कृषि डिपार्टमेंट ने हमारे यहाँ मेहनत की, किसानों की जो गोष्ठियां हुई उनके माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया, और गवर्नमेंट द्वारा जो एमएसपी जो प्रोवाइड की जाती है फसलों पे, उसका जब रेट किसानों ने देखा तो धीमे धीमे अब यहाँ पे जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से आज लगभग 30,000 हेक्टेयर में किसान सरसों की बुआई कर रहा है। और मैं यदि आपको फाइनेंशियल टर्म्स में ये चीज बताऊं तो धान या गेहूं का जो एमएसपी होता है वो अराउंड 2500-2600 रुपए होता है, लेकिन जो सरसों का एमएसपी होता है वो 6200 रुपए होता है। तो दुगने से भी अधिक उसको अपनी फसल पे दाम मिलता है। और जो हमने स्टार्टिंग में बात की, यदि फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में देखें तो ये बिकॉज इट इज अ कैश क्रॉप, तो इसको आप इसमें यदि वैल्यू एडिशन भी करते हैं तो इसको प्रोसेस करके और महंगे दाम पे आप उसका तेल भी बेच सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसको हमारे छोटे किसान को अपनाना पड़ेगा यदि उसको सक्सेसफुल होना है। और अच्छी बात यह है कि जब उसको बताया जा रहा है तो वो इस सेक्टर में काम भी कर रहा है। ठीक है सर, आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 1811 ग्राम पंचायतें हैं। ग्रामीण क्षेत्र जो है वो ज्यादा है, जिसका जिक्र अभी मैंने पहले भी किया। फसल कटाई के समय मजदूर मिलने कम हो जाते हैं, पलायन पंजाब और हरियाणा की तरफ ज्यादा होता है। अब इस पलायन को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, पलायन यहाँ पे ट्रेडिशनली समस्त पूर्वांचल के जनपदों की एक रियलिटी रही है। यहाँ से जो है स्थानीय निवासी बाहर जाते थे या बाहर अपना किसी न किसी रूप से उसमें कार्य करते थे, और जो रेमिटेंसेस होते थे, जो पैसा वो कमाते थे, वो यहाँ भेजते थे। अभी पिछले कुछ सालों का
जो ट्रेंड है उसमें निश्चित तौर पे पलायन ऑटोमेटिकली कम हो गया है, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो योजनाएं गवर्नमेंट ने शुरू की, जैसे सीएम युवा का एक उदाहरण आप लोगों के पास है, इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उदाहरण है, पीएम विश्वकर्मा का उदाहरण है। ये इस प्रकार के छोटी छोटी योजनाएं या पीएम स्वनिधि है, मुद्रा लोन है, इनसे क्या हुआ है कि जो छोटे लोन्स है वो जब उनको सैंक्शन होते हैं तो स्वयं का उद्योग या उद्यम वो स्थापित करते हैं और उसमें कार्य शुरू करते हैं। अब एक और हम लोगों के लिए क्योंकि जो विकसित भारत जी राम जी बिल जो भारत की संसद ने पास किया है, 1 जुलाई से लगभग उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा और उसमें ये प्रोविजन भारत सरकार ने कर दिया है कि जब फसल कटाई के सीजन में जो है 2 महीने वो कार्य बंद रहेगा ताकि हमारे स्थानीय लोगों को मजदूरी भी सही दाम पे या सही दर पे प्राप्त हो सके। तो उससे निश्चित तौर पे ये वाली जो आप पंजाब और हरियाणा पे जाने की बात कर रहे हैं वो भी कम होगा और यहीं पे ही स्थानीय मजदूर यहीं पे अपना कार्य भी कर पाएंगे। बिल्कुल। भारत को गांव का देश कहा जाता है, लेकिन एक बड़ी समस्या ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की भी है। अब प्राइमरी और बेसिक दोनों स्कूलों के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको लेकर क्या काम हो रहा है? ऑपरेशन कायाकल्प जिसकी चर्चा हम हमेशा सुनते हैं, सीएम योगी ने जैसे शुरू किया है, उसमें क्या कुछ बदल गया है? देखिए, ऑपरेशन कायाकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐसा प्रयास रहा है जिसने, अगर मैं कहूँ, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 100% लोगों के मन में, उनके परसेप्शन में 100% एक चेंज आया है सरकारी स्कूलों को लेकर के। लगभग 2706 हमारे यहाँ विद्यालय है, 100% विद्यालयों में, ऑलमोस्ट 100% विद्यालयों में कायाकल्प के माध्यम से वहाँ पे टाइल्स लगाई गई, बेसिक एमिनिटीज जो स्कूल की है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, बच्चियों का शौचालय, बच्चों का शौचालय, दिव्यांगजनों का शौचालय, ये सब मूलभूत सुविधाएं वहां पे उपलब्ध करवाई गई। सर, ग्रामीण इलाकों में एक बहुत बड़ा जो मसला है वो स्वच्छता का भी रहा है। लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए जिस तरीके से बीमारियां जो हैं तमाम इससे वो कम हो जाएं, और साथ ही साथ इसको सुनिश्चित कैसे किया जाए कि लोग इसको लेकर जागरूक भी हों, स्वच्छता के प्रति तमाम जो चीजें हैं? देखिए, स्वच्छता एक ऐसा विषय है कि वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्वच्छता का प्रोवाइड करके दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ये ऑडिटोरियम में हमको कितना साफ ये ऑडिटोरियम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक जनरल एक कम्युनिटी का परसेप्शन डेवलप हो गया कि ये स्थान बहुत साफ है तो हमें इसको गंदा नहीं करना है। इसी प्रकार आपको एयरपोर्ट्स हुए, आपकी मेट्रोज हुई, जो मेट्रो ट्रेन इत्यादि आप देखते हैं, वहां लोग गंदगी नहीं करते क्योंकि एक कम्युनिटी इन्फोर्स्ड सैनिटेशन का माहौल होता है। तो स्वच्छता के विषय में यदि आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप सब लोगों को पता है, उसी के अंतर्गत यहाँ पे प्रत्येक ग्राम पंचायत में आरआरसी सेंटर्स का भी निर्माण किया गया। सभी ग्राम पंचायत के जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनको ई रिक्शा भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है ताकि वो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करके आरआरसी सेंटर में भेजे जहां से उसकी प्रोसेसिंग हो और गांव से वो गंदगी हट जाए। किंतु मैं जितने यहाँ पे हमारे जनपद के सम्मानित नागरिकगण भी बैठे हुए, मैं सबसे अपील करूंगा कि ये एक उसका आयाम है, दिस इज वन साइड ऑफ दिस स्टोरी, बट सबसे इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों का होता है कि जब हम लोग यदि पॉजिटिव इन्फोर्समेंट ये करें कि हमें अपने घर पे ही कूड़े को मतलब सेग्रीगेट कर देना है, जो गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, उसको हमें सेग्रीगेट करना। हमारे पास इसके उदाहरण भी है, इंदौर एक आपके पास उदाहरण है जिसमें सेग्रीगेशन एट सोर्स जब होता है तो ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेस करने में बहुत आसानी होती है। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये भी मैं अपील करना चाहूंगा कि इस मुहिम को मात्र कोई सरकारी प्रोग्राम न समझ करके इससे जुड़ें ताकि एक पॉजिटिव माहौल आपके गांव में, आपके परिवार में भी हो और आपके बच्चे भी इसको आगे लेकर के जाएं। बिल्कुल सर, आप हरियाणा से हैं, हरियाणा की समृद्धि किसानों और खेती बाड़ी से है। आप किसानी का काम समझते हैं और समृद्धि से उसका संबंध भी। क्या अंतर है? अगर पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ के किसान और हरियाणा के किसान में क्या अंतर है? वहां पीढ़ी दर पीढ़ी खेती को व्यवसाय के तौर पर लोग अपनाते हैं, लेकिन पूर्वांचल की या उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए, मैं स्वयं एक किसान परिवार से आता हूँ और एग्रीकल्चर में यदि हम देखें तो मुख्यतः जो अंतर है हरियाणा और यहाँ में, वहां पे साइंटिफिक एग्रीकल्चर की तरफ लोग बहुत बढ़ चुके हैं।
एक तो लाइन सोइंग वहां पे होती है। लाइन सोइंग एक इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है जब आप बुआई करते हो फसल की, और यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से होता है, मतलब हाथ से जैसे बीज को फेंकना जिसको आप कहते हो, ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से होता है। लाइन सोइंग से एक तो सही मात्रा में और सही डिस्टेंस पे आपका बीज जो है वो निरंतर गिरता है, जिससे पौधे को सही डिस्टेंस और हवा का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर पौधों में होता है। दूसरा, टाइमली सोइंग भी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे अपना निजी अनुभव से मैं बता सकता हूं कि लगभग फसल लग जाने के 1 महीना बाद पूर्वांचल में फसल को लगाया जाता है। वो इसलिए हानिकारक होता है टाइम से यदि फसल को ना लगाया जाए, क्योंकि जो टेम्परेचर है, जैसे जब आप गेहूं की फसल यदि समय से नहीं लगाते और टेम्परेचर जब राइज होना शुरू होता है मार्च एंड में या अप्रैल की शुरुआत में, तो आपका जो फसल को आप हार्वेस्ट करने की स्थिति में होते हैं तो दाना आपका कमजोर रह जाता है, और उससे आपकी निश्चित तौर पे आपका जो फाइनल प्रोडक्शन होता है उसमें गिरावट आ जाती है। तो और एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखा है, लगभग हर किसान मेरे जो गृह प्रदेश है हरियाणा में इंटीग्रेटेड फार्मिंग करता है। यदि वो फार्मर है तो उसके पास पशु भी होंगे, और वो किसी ना किसी रूप में अपना दूध का व्यवसाय भी करता है। वहां एक बहुत अच्छी चीज है जो पूर्वांचल में भी होने लगी कि बड़ी मार्केट्स उसके आसपास है, दिल्ली है, नोएडा है, गाजियाबाद है, तो आसपास की जो बड़ी बड़ी गुड़गांव है, जो बड़ी बड़ी मार्केट्स है, तो उनमें उनको सेल करने में भी आसानी होती है। बट एक प्रोग्रेसिव सोच के तहत अपनी जमीन से जुड़े रहना, उसमें साइंटिफिक एडवांसमेंट को अपनाना, इसके माध्यम से वहां की जो इनकम है फार्मर की वो यहाँ के फार्मर से कहीं ज्यादा है। सर, क्या वो जो प्रोग्रेसिव सोच की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर भी लाई जा सकती है लोगों के बीच में? जी, जैसा मैंने कहा कि मेरा स्वयं का प्रयास रहा है, यहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के माध्यम से मैंने जब अपने जो कृषि गोष्ठी में मेरे जो भाषण इत्यादि होते हैं उसमें इस बात को की, और यहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने और यहाँ की सरकार की जो पॉलिसी है, जैसे मिनी किट्स जो प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, वो एक गेम चेंजर है। और उसी के माध्यम से जैसे मैंने आपको कहा कि लगभग 3000 हेक्टेयर जो फसल आज से 4 साल पहले होती थी, अब वो 30,000 हेक्टेयर में हो रही है। तो जो ये इम्पैक्ट है निश्चित तौर पे ये अब दिखाई पड़ रहा है नीचे। और क्योंकि यहाँ पे पानी की उपलब्धता कंपैरेटिवली बेटर है, हरियाणा क्योंकि सेमी एरिड रीजन में आता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आपको ट्रेडिशनल नदियां हैं, नहरें हैं, वो बेहतर है, जमीन जो है ज्यादा उपजाऊ है। तो निश्चित तौर पे यहाँ बल्कि मेरा मानना है और ज्यादा बेहतर तरीके से उसको किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि हमारा किसान जो अन्नदाता भाई बहन है वो भी इसको खुले मन से अपनाए और इन सब साइंटिफिक एडवांसमेंट को अपने सोइंग पैटर्न में लेकर के आए। सर, सोच बदलने की जरूरत है। भारत में 2014 के बाद से और यूपी में 2017 के बाद से आम लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं से लेकर किसानों के खाते तक सब कुछ टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। अगर आजमगढ़ की बात करें तो वो अभी कितना टेक सेवी है? देखिए, आजमगढ़ अब लगभग हर सरकारी योजना में टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट आ चुका है, राइट फ्रॉम द पेमेंट टू द सिलेक्शन ऑफ अ बेनिफिशियरी। सब जगह अब आपका डिजिटल इंटरफेस अब आ चुका है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हमारे जितने भी स्कूली जो सरकारी स्कूलों में जो हमारे बच्चे हैं, सबके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए प्रतिवर्ष भेजे जाते हैं ताकि वो अपना ड्रेस, अपने स्कूली बैग, जूते, मोजे वो खरीद सके। ये पॉसिबल है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनका आधार बायोमेट्रिक ऑलरेडी कैप्चर्ड है और उसको आप पीएफएमएस के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधा पैसा जाता है। यदि मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अब ई ऑफिस जो है हमारे यहाँ लागू हो चुका है और हम सब लोग अब ई ऑफिस के माध्यम से ही अपनी फाइलों को जो है उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, एक तो एंड टू एंड आपकी ट्रैकिंग हो सकती है किसी भी चीज की, और कभी भी भविष्य में भी यदि एक यूनिक नंबर जनरेट होता है, कभी भी आपको कोई चीज देखनी हो तो आपके ई ऑफिस के जो पोर्टल है उस पर वो अवेलेबिलिटी उसकी होती है। और पर्सनली तो मैं खुद जो जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं या पीपीटीज हैं वो डिजिटल फॉर्म में ही पढ़ना पसंद करता हूँ। मेरे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, डीडीओ साहब, पीडी साहब, डीसी साहब, ये सब भी अब उसको यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन काफी हद तक अब बढ़ चुका है प्रशासन में भी। सर, सिंगल यूज प्लास्टिक पीएम मोदी आह्वान कर चुके हैं इस पर बैन को लेकर।
शहरों में तो सख्ती हो जाती है, लेकिन गांव में थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? देखिए, गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज आपने सही कहा आज भी होता है। उसका मेन कारण यही है कि अभी एक सब्स्टिट्यूट शायद लोगों के मन में लगता है उनके पास है नहीं। बट जैसे पर्सनली, जैसे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि अब हम लोग भी पीने के पानी के लिए कोशिश करते हैं कि स्टील की बोतल या हमारे पास एक ग्लास की बोतल हो जिसको हम रिफिल कर सकते हैं, या जूट का बैग हो, कॉटन का बैग हो, या अन्य कोई बैग हो जिससे जब हम अपने बाजार में सब्जी लेने जाए या कोई सामान खरीदने जाए तो हम उसको यूज करें। या लकड़ी के अब आपके पास कुछ बर्तन आने लगे हैं, मिट्टी के बर्तन आने लगे हैं जिनका जो स्वास्थ्य का भी, जो अगर आप हेल्थ के पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे भी होता है। हमारे यहाँ तो आजमगढ़ में जब आप निजामाबाद में जाएंगे तो ब्लैक पॉटरी में इतनी ज्यादा आपका डिनर सेट मिट्टी की डिमांड है आज, इनफैक्ट आजमगढ़ में नहीं बाहर भी, कि लोग अब उसको प्रेफर कर रहे हैं कि चाय पीना है तो आप मिट्टी के कुल्हड़ में पीजिए। तो एक तो बायोडिग्रेडेबल होता है, और जब आप उसको कहीं अगर डालते हैं, डस्टबिन में डाला है, डस्टबिन में भी नहीं किसी ने बाहर भी डाला तो मिट्टी में ही मिल जाना है। तो जैसा मैंने कहा कि इसका हम इन्फोर्समेंट जब करते हैं अपने ग्राम प्रधान या ग्राम सचिव के माध्यम से तो शायद लोगों को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब स्वयं अडॉप्शन उसका करते हैं तो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में वो खुद यूज्ड टू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, और ये मैं उम्मीद करता हूँ, सबसे अपील भी करता हूँ आज इस प्रोग्राम के माध्यम से कि इसको अपनाएं ताकि आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में सुखद जो है बदलाव आए। बिल्कुल सर। महिला स्वयं सहायता समूह की शुरुआत जो है वो शानदार हुई। अब ये योजना महिलाओं को सक्षम तो बना ही रही है, लेकिन गांव की महिलाओं को आत्मविश्वास दिलाने का भी काम कर रही है कि वो कर सकती हैं, और ये प्रशासन का काम है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो कैसे बढ़ाई जाए। देखिए, हमारे यहाँ पे हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। लगभग 18,000 समूह हमारे यहाँ इस समय ऑलरेडी इस जनपद में है, जिसमें लगभग 2.25 लाख के आसपास हमारी दीदियाँ जुड़ी हुई है उन समूहों में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोगों का जो प्रयास है वो ये नहीं है कि मात्र समूह से दीदी जुड़ गई और वो अपना काम स्वयं स्टार्ट कर लेगी। अब जो हम लोगों ने यहाँ फोकस किया है, जैसा गोधन संकल्प के माध्यम से दीदियों में एक कॉन्फिडेंस आया, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ ब्लैक पॉटरी और रेशमी साड़ी जो 2 ओडीओपी है, हम लोगों ने कुछ समूह अभी आइडेंटिफाई किए हैं निजामाबाद क्षेत्र में, मुबारकपुर क्षेत्र में। अब हम लोगों का प्रयास ये है कि वो दीदियां उस काम को भी स्टार्ट करना शुरू करें। जब उनके पास एक मार्केट होगा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और जब उनको ये कॉन्फिडेंस होगा, ये एश्योरेंस होगा कि किसी चीज का उत्पादन करने के बाद उसकी एवज में उनको पैसा प्राप्त होगा, तो स्वतः ही उस काम में वो रुचि लेंगी। तो अब हम लोगों का सेकंड स्टेप ये है कि उनको एंटरप्रेन्योर्स भी बनाए। हम लोग जोड़ना एक कदम था, अब उनको आगे बढ़ के हम लोगों को इकोनॉमिकली उनको बेनिफिट्स भी दिखाने हैं कि इस कार्यक्रम से जुड़ने का आपको क्या फायदे होंगे। तो आने वाले लगभग इसी वर्ष के एंड में हम इसकी और अच्छे से शुरुआत करना चाह रहे हैं कि ओडीओपी में भी हम लोगों की दीदियां जुड़े। सर, अगर आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर किसानों को बीज और खाद पहुंचाने को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं? देखिए, बीज और खाद की विषय में अभी इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। गल्फ वॉर की वजह से कुछ अनसर्टेनिटीज बीच में रही है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ यूपी के प्रयास से, भारत सरकार के प्रयास से अभी तक कोई भी सप्लाई चेन में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। इनफैक्ट हम लोग इसका निरंतर मॉनिटरिंग भी करते हैं, और IFMS पोर्टल के माध्यम से हम इतना तक ट्रैक करते हैं कि कोई किसान बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड अमाउंट में तो किसी खाद या बीज की जो है खपत नहीं कर रहा है। और आज ही इसका मैंने रिव्यू किया है, तो सभी समितियों पे हमारे यहाँ खाद निरंतर पहुंच रहा है, बीज भी पहुंच रहा है, और इसमें हम सबको एश्योर्ड भी करते हैं कि इसमें कोई समस्या हमारी तरफ से और यूपी सरकार की तरफ से इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। सर, ग्रामीण इलाकों में एक और बड़ी समस्या होती है जमीन के विवाद को लेकर, और प्रशासन के लिए भले ही ये मामला छोटा हो, लेकिन किसानों के लिए ये बड़ी बात है। प्रशासन संवेदनशील रहे, ये भी बहुत जरूरी है, और इसे कैसे सुनिश्चित किया जाता है? देखिए, जमीनों के जो विवाद है उसके विषय में जिलाधिकारी महोदय ने अपने इंटरव्यू में इस बात को कहा
कि जो जमीन के मामले हैं वो किसी न किसी दो पार्टियों के बीच का विषय अधिकतर होता है। उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको सही समय पे न्याय मिल जाए। उसके लीगल रेमेडीज तो है ही, लेकिन एक सेंसिटिव प्रशासन होने के नाते हम सब लोगों को आउट ऑफ द वे जाके भी उसकी मदद करने की आवश्यकता होती है। जैसा डीएम सर ने अपने संबोधन में कहा कि लेखपालों की जहां पे कमियां मिली है उनके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की गई है। जो लेखपाल, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, लेखपाल और सचिव या अन्य विभागों के भी अधिकारी कर्मचारीगण जो अच्छा काम करते हैं, 15 अगस्त पे उन सबको यहाँ पे बुला के सम्मानित भी किया गया था। तो हम लोगों को, जो हम कैरेट और स्टिक की बात करते हैं कि अच्छों को हमें अच्छी तरीके से रिवॉर्ड करना है, जो खराब कार्य करते हैं उनको चिन्हित करके उनको दंडित भी करना है। तो इसी क्रम में यहाँ पे कार्रवाई हो रही है और राजस्व के जो मामले हैं, राजस्व के जो कोर्ट्स हैं, उनकी भी जो निरंतर अनुश्रवण जो है और उनका भी मॉनिटरिंग जो है डीएम सर खुद करते हैं और उसमें अच्छी प्रोग्रेस भी हमारे यहाँ हो रही है। सर, आपने मुबारकपुर का जिक्र किया जहाँ पर रेशमी साड़ियों का जो कारोबार है वो हो रहा है, और साथ ही साथ ब्लैक पॉटरी की भी आपने बात की जो विश्व प्रसिद्ध है। कारीगरी को मार्केट चाहिए ताकि वो फल फूल सके, चुनौती इसको जिंदा रखने की भी है और फलते फूलते रखने की भी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी प्रोडक्ट की यदि मार्केट नहीं होगी तो उस प्रोडक्ट की कुछ अहमियत नहीं है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट के पीछे उसके फाइनेंसेस होते हैं। जो हमारा जो कारीगर है, यदि वो किसी प्रोडक्ट को बनाता है, उसका सबसे पहला प्रयास होता है कि समय से उसकी बिक्री हो जाए। आजमगढ़ की जो ब्लैक पॉटरी है या रेशमी साड़ी है, उसके विषय में आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे CFC जो है कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर का जो स्थापना है ODOP के अंतर्गत की गई, और उसका परिणाम हमारे यहाँ ये हुआ कि लगभग आने वाले 5 सालों की मैं आपको बता रहा हूँ, डिमांड ऑलरेडी हम लोगों के कारीगरों के पास आ जाती है। दिवाली के समय उन लोगों के पास फुर्सत नहीं होती अपने घर जाने की, वो वहीं पे इतनी प्रोडक्शन करते हैं कि हमारे वेस्टर्न इंडिया से और आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो उनके प्रोडक्ट्स की इतनी अत्यधिक डिमांड है कि वो समय से पहले ही उनको पैसा भी मिल जाता है और वो प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर पाते हैं। इसी प्रकार मुबारकपुर की साड़ी का भी है। बनारस क्योंकि नियर बाय है और बनारसी साड़ी के तौर पे भी उसकी मार्केटिंग होती है, क्योंकि ये भी सिल्क साड़ी ही होती है जो आजमगढ़ में उत्पादन जिसका होता है। तो दोनों सेक्टर्स में बहुत अच्छा काम हुआ है और दोनों के प्रोडक्ट्स में कोई इशू नहीं है। अब हम लोग, जैसा मैंने कहा कि अब हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि इसमें हमारी दीदियां जो है प्रत्यक्ष तौर पे जुड़े, ताकि उनको भी इसका कुछ फायदा मिल पाए। सर, विकास की एक बड़ी शर्त है कि वो विरासत का हाथ पकड़ के हो, यानी कारखाने तो खुले लेकिन किसान जो है वो भी पीछे न रह जाएं। ये बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, दोनों का बैलेंस बनाना इम्पोर्टेंट है। किसान हम लोगों के लिए इकोनॉमी की बैकबोन बहुत कई मायनों में है। एक तो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ही, लेकिन हम लोगों के लिए जो अन्न उत्पादन है वो उसी के माध्यम से होता है। दूसरा, कारखाने भी जो है आधुनिक समय की डिमांड है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोनों में एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। मैं कहता हूं कि हमारे किसान को साइंटिफिक जो पैटर्न्स है कृषि के, उसको अपनाते हुए खुद को उस स्तर पे लाने की आवश्यकता है कि वो एक किसान के साथ एक एंटरप्रेन्योर भी बन सके। जो एंटरप्रेन्योर बनने का, उसको बहुत ज्यादा कोई बड़े कारखाने लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जाने की आवश्यकता है। यदि वो अपना सरसों की बुआई करता है तो उसको आवश्यकता है कि किसी न किसी तौर पे वो उसका यदि तेल बना के बेच सके, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि उसको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना। इनफैक्ट मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि PMFME स्कीम में फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकार अनुदान भी देती है, 35% उसका अनुदान भी मिलता है। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ किसानों ने उसको अपनाया भी है, और आज वो किसान, जैसे कृषि के क्षेत्र में मैं बात करता हूँ, हमारे यहाँ FPO है एक सठियाओं में जो सहजन और जर्मन कैमोमाइल की खेती करता है, जिसको दवा कंपनियां स्वयं यहीं से खरीदती है। एक किसान है जो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स आकर के यहीं से उसका माल उठा करके लेके जाते हैं। तो जब इस प्रकार की फसलों का अडॉप्शन किसान करेगा तो निश्चित तौर पे वो जो कारखानों में जो कमाई है उस स्तर पे वो भी पहुंच पाएगा। सर, युवाओं के
युवाओं के रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को लेकर जिले में क्या काम हो रहा है? देखिए, स्किल डेवलपमेंट के विषय में यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना जो चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो भी है। प्रोजेक्ट प्रवीण जो हमारे यहाँ पे चलता है, जिसमें स्कूली बच्चे हैं कक्षा 9वीं से 12वीं तक, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जो व्यवहारिक उन लोगों को ज्ञान प्रोवाइड किया जाता है। इसी प्रकार स्किल डेवलपमेंट फंड जो है, स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड, उसके अंतर्गत इन हाउस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से दी जाती है। अब जो हम लोगों का एक और प्रयास है वो ये है, और हमने पिछले वर्ष इसकी शुरुआत भी की है, कुछ पॉजिटिव परिणाम भी हम लोगों को इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं, कि हम लोगों के आसपास के जो शहर है, गोरखपुर हुआ, बनारस हुआ, इधर प्रयागराज है, अयोध्या है, तो यहाँ पे बड़ा बिग टिकट इन्वेस्टमेंट काफी हो रहा है। होटल्स में काफी इन्वेस्टमेंट है, बल्कि आजमगढ़ में हॉस्पिटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ के हॉस्पिटल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो जिसमें होटल्स इत्यादि आते हैं, उन सबसे वार्ता की है और उनकी डिमांड को समझने का प्रयास किया है। और हम लोगों ने एक डिमांड स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन को ये बना करके यहाँ से भिजवाई है कि इन सेक्टर्स में हम लोगों के जो, इन ट्रेड्स में हम लोगों के जो बच्चे हैं, उनको अधिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की व्यवस्था की जाए। पिछले वर्ष इसमें हुआ भी, जो रोजगार मेले हुए, उसमें जो पहले बच्चे काम छोड़ करके यदि उनको बाहर कोई कंपनी ले जाया करती थी तो काम छोड़ के वापस लौट आते थे, लेकिन अब क्योंकि आसपास अयोध्या, बनारस, गोरखपुर की कंपनियों ने उन्हें पिकअप किया, तो वो वहां काम भी कर रहे हैं और बीच बीच में अपने घर को भी देख सकते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसा सीएम युवा के विषय में हम लोगों ने बताया कि अब शायद किसी के यहाँ नौकरी करने के बजाय वो खुद का उद्यम लगाना ज्यादा पसंद करता है, मतलब बीइंग पार्ट ऑफ एनर्जेटिक यूथ। तो अब उसमें भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और आजमगढ़ पिछले वर्ष भी प्रथम रहा था, इस वर्ष भी ऑलरेडी अभी पहले नंबर पे चल रहा है। तो इसमें बहुत अच्छी हम लोगों के आगे भी काम होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षित जी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू मैम।